in today's video, we are going to have the understanding of demographic dividend and the structure. Numerous questions, as you can see coming on your screen, have been asked in previous year examination. This particular video is going to be very important both for geography optional and general studies. नमस्कार, मैं नीतू सिंह। जब जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं, जब हम जनसंख्या भूगोल के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में, आज के दौर में, जब हमने 2023 यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के बारे में बात करनी शुरू करी, तो वी मेड अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है, इंडिया हैज सरपास्ड द पॉपुलेशन साइज ऑफ चाइना. Of course, official declaration is awaited, but we are all set there, है ना? So when I talk about the demographic dividend, the topic that we want to discuss today, इसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन टोटल पॉपुलेशन से जरूर है. So अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, पूर्ण जनसंख्या की बात करें या टोटल पॉपुलेशन साइज की बात करें, तो एट अप्रोक्सीमेट 142.86 करोड़ इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब ये एक फैक्चुअल, एक ये फैक्ट है, एक ये वास्तविकता है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए. आप आंसर में इसको कैसे इस्तेमाल करते हो तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करता है. सो एज पर यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज data table 2023 that talks about global population projections, India is the most populous country of the world with 142.86, round off kar lo, 143 crores of the population. And when I take the reference of this, इसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए. कौन कौन से prominent changes हैं जो आपके दिमाग में हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स की, हमें कंट्रीज के नाम याद रखने पड़ते हैं और उसमें अगर एक थोड़ा सा रैशनैलिटी ऐड कर ले बहुत आसान हो जाता है. तो अगर इंडिया इज टॉप रैंकिंग नाउ, तो चाइना हो गया सेकंड रैंकिंग कंट्री, है तो बाय डिफॉल्ट काइंड ऑफ अ थिंग हो गया. तो नाउ चाइना इज सेकंड रैंकिंग. आई हैव पुट ऑन यूएसए एंड इंडोनेशिया विद स्टार मार्क, क्योंकि एज पर द अर्लियर ऑफिशियल डेटा टेबल ये अभी भी तीसरे और चौथे रैंक पर ही हैं. मतलब यूएसए और इंडोनेशिया के पॉपुलेशन रैंक में कोई फर्क नहीं आया. इंडिया बिकमिंग मोस्ट पॉपुलस, चाइना सेकंड, यूएसए थर्ड, इंडोनेशिया फोर्थ. अब जो चेंज आप नोटिस करो ये है, पाकिस्तान हैड बिकम द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज रिप्लेस्ड ब्राजील. ब्राजील जो पांचवा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री था, आज 7वें रैंक पर चला गया. पाकिस्तान 5th रैंक पर आ गया. एंड 6th रैंकिंग, ज्यादा लंबी लिस्ट हम नहीं बनाते, बट 6th रैंकिंग को लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि नाइजीरिया 2010-11 का यूएन पॉपुलेशन टेबल, जिसको हम कंपैटिबिलिटी ऑफ इंडियन सेंसस के साथ रखते हैं, पाकिस्तान और नाइजीरिया वर द टू फास्टेस्ट population growing countries, and Nigeria is now among the countries into the top slot as the representative of Africa. Of course, there are other countries which will also be representing. African representation बढ़ता जा रहा है. हमारा डोमेन इसका इस पॉइंट पर नहीं है, बट जब हम कहते हैं जनरल पॉपुलेशन साइज का फैक्टर, तो सिर्फ ये चेंज नहीं हुआ कि इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस, बाकी चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील नम डाउन कर गया, पाकिस्तान टॉप स्लॉट में आ गया है, या नाइजीरिया आ गया है हायर स्लॉट में. ब्राजील नाइजीरिया से भी नीचे चला गया, विच वॉज द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हमें जस्टिफिकेशन क्या लेना है? एक टर्म आता है, इस टर्म को हम कहते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. जब भी आप किसी भी जनगणना या जनगणना से रिलेटेड डेटा टेबल के बारे में बात करते हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है वो आता है पॉपुलेशन का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है, जनसंख्या की संरचना क्या है. हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? एज स्ट्रक्चर. What exactly is the age structure of the population? हम जनसंख्या को एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. हम इसको नॉर्मली तो पॉपुलेशन एज सेक्स पिरामिड के साथ ही एसोसिएट किया करते थे. अभी हम वहां पर जाना चाह नहीं रहे, एक जनरल सा असेसमेंट ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे. 2023 यूएनएफपीए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया का 68% of the total population
will be in the age group of 15 to 64 years. मतलब ये जो वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन है, जो कार्यशील जनसंख्या है, जो वर्क फोर्स बनती है, जो लेबर है, जो वर्क करती है, कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी, वो 68% शेयर लेकर रहेगी। और जिसको आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, चाहे वो यंग एज कोहॉर्ट है, प्रीवियस वीडियो में हमने कोहॉर्ट के बारे में बात करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देख लीजिएगा। तो जब आप यंग एज कोहॉर्ट की बात करते हो, बच्चों की बात करते हो, पॉपुलेशन एज लेस देन 15 इयर्स, और जब आप ओल्ड एज कोहॉर्ट की बात करते हो, जैसे बुजुर्ग लोगों की बात करते हो, पॉपुलेशन मोर देन 65 इयर्स, वी रिकॉग्नाइज देम टू बी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो वो डिपेंडेंट है, वो अर्न नहीं करते। अर्निंग पॉपुलेशन इज 68% पॉपुलेशन, टोटल शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ये एज स्ट्रक्चर कहलाता है, बी वेरी कॉशियस, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसंख्या का एक लाभ, डिविडेंड का मतलब होता है एक लाभ, आपको कुछ लाभ मिल रहा है। किस तरीके का लाभ मिल रहा है, इसको जरा ध्यान से समझकर देखेंगे। जब भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, हमारे सामने कुछ चीजें बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आती हैं। वो कौन सी चीजें, उनको जरा ध्यान से नोटिस करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज डिफाइंड टू बी इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा सीधा मतलब, जनसंख्या के लाभांश का सीधा सीधा मतलब यह है कि मेरे पास टोटल पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन शेयर है वो वर्किंग एज में हो, कार्यशील एज ग्रुप में हो। अगर हम इस पॉइंट ऑफ परव्यू से इंडिया के बेनिफिट के बारे में बात करें, तो हमने यहां 3 पॉइंट चार्ट आउट करे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारी डेमोग्राफिक विंडोज 2055 तक खुली हुई है। अब इसका मतलब क्या है, 2 मिनट में समझा रहे हैं। हमारी डेमोग्राफिक विंडोज 2055 तक खुली हुई है, तो बिल्कुल एकदम लेमैन्स पर्सपेक्टिव में समझिए कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन होने वाली नहीं है। 2031 तक, जो कि हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा, वी आर वेरी लेट विद 2021 सेंसस एनी केस, more than 50% of working age population will be in 39 to 49 years of age. अच्छा, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी वर्किंग एज शुरू हो जाती है अनऑफिशियली 15 साल से, ऑफिशियली 18 साल से, और आपकी वर्किंग एज खत्म होती है अनऑफिशियली 64 इयर्स में, ऑफिशियली 60 इयर्स में। व्हाटसएवर इज द रिटायरमेंट एज दैट यू टेक अप इनटू द डिफरेंट फंक्शनिंग डोमेन। अगर आप इस पूरे वर्किंग एज ग्रुप में 39 से 49 इयर्स के एज ग्रुप को देखें, वो पार्ट ऑफ जनसंख्या जो 39 से 49 इयर्स, राउंड ऑफ कर सकते हो, बट अच्छा है कि 39-49 करके याद करें। 39 से 49 इयर्स के एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, उनके पास दोनों चीजें हैं। कौन सी दोनों चीजें की बात करें? नंबर 1, दे हैव फिजिकल कैलिबर टू वर्क, उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है बिकॉज दे आर फिजिकली केपेबल। एंड नंबर 2, दे हैव वर्क एक्सपीरियंस। जब आप 49 क्रॉस कर जाओगे, आपकी एक्सपीरियंस तो बढ़ेगी, बट आपका फिजिकल कैलिबर कम होगा। जब आप 39 ईयर्स से कम के हो, तो आपका फिजिकल कैलिबर बहुत है, बट एक्सपीरियंस नहीं है। इसको मोस्ट प्रोडक्टिव एज कोहॉर्ट बोला जाता है। और जब हम मोस्ट प्रोडक्टिव एज कोहॉर्ट की बात करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है दैट दिस इज द बेनिफिट दैट इंडिया इज सिटिंग एट, और यही बेनिफिट को आपको जस्टिफाई करना है। तीसरी चीज जो हमने लिखी है यहां पर, वो है जेंडर न्यूट्रलिटी इज बीइंग सीन। ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि इंडिया ने जेंडर पैरिटी अटेन कर लिया है। मतलब वी हैव जेनरेटेड आउट द सिनेरियो जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डोंट एग्जिस्ट इन द कंट्री, बट वी आर ऑन अ वेरी पॉजिटिव पाथ। जेंडर न्यूट्रलिटी की वजह से फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसके बढ़ने की वजह भी इंडिया को एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है पॉपुलेशन का मेजर शेयर वर्किंग एज ग्रुप में होना, और बेनिफिट इंडिया के ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए। When I take the reference of demographic dividend for India, what comes very important next is regional variation. अब आप आंसर लिखते समय एग्जाम्पल साइट करते हो, है ना? एग्जाम्पल्स तो ये हो ही नहीं सकते कि आपने पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, तो एक्सट्रीम लेते हैं।
जब हम डेमोग्राफिक डेटा टेबल्स को देखकर डेमोग्राफिक विंडोज की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में डेमोग्राफिक विंडोज एक जैसा नहीं है। 2013 और 2020 के क्वेश्चंस शुरू में आपसे शेयर करें, उसको देखें और आंसर लिखना कितना आसान होता है आप खुद ही जज करो। इस वीडियो के बाद वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम चाइल्ड्स प्ले हो जाने वाले। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर रहे हैं। केरला एंड तमिलनाडु आर रिप्रेजेंटिंग सदर्न स्टेट्स जिन्होंने अपना डेमोग्राफिक विंडोज क्लोज कर दिया है वे बैक इन 2018। कहने का मतलब ये कि इनका पॉपुलेशन ग्रोथ परव्यू जो है वो कंट्रोल हो चुका है। दे वर द फर्स्ट स्टेट्स टू रीच रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो इनकी डेमोग्राफिक विंडोज हो चुकी है खत्म। इनकी डेमोग्राफिक विंडोज खत्म हो चुकी है, इसका मतलब है इनके पॉपुलेशन शेयर में जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज शेयर अब बढ़ना शुरू होगा। इसके बाद जब आप ईएजी स्टेट्स के बारे में बात करते हो, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, नाम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बड़ी आसानी से नाम याद रहते हैं इसलिए। ईएजी स्टेट्स उत्तराखंड को छोड़कर, तो उत्तराखंड को छोड़ दिया तो मेरे पास बच गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान। 7 ऑफ द स्टेट्स ऑफ ईएजी एक्सेप्ट उत्तराखंड, इनका डेमोग्राफिक विंडो जो है वो आराम से फुली ओपन है और 2055 तक खुला रहेगा। और इंडिया का डेमोग्राफिक विंडो जो है 2035 में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इंडिया के डेमोग्राफिक विंडो की बात करते हैं 2018 से 2055 तक इंडिया का डेमोग्राफिक विंडोज को आप बहुत आराम से जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि 2018 में कुछ स्टेट्स ने अपने डेमोग्राफिक विंडोज को बंद कर दिया। अगर हम एक जनरल कंपैरिजन ले इंडिया का 2018 से 2055, एक इंफोग्राफिक्स हम शेयर कर देंगे इसके साथ ही। चाइना ने अपना डेमोग्राफिक विंडो 1994 में ओपन किया और चाइना का डेमोग्राफिक विंडो 2031 में बंद हो जाएगा। मतलब चाइना का भी डेमोग्राफिक विंडो 37 इयर्स का था और वही 37 इयर्स इंडिया के पास। तो क्या ये बेनिफिट इंडिया नहीं है? बिल्कुल है, पर समझने वाली बात यह है, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, बी कॉशियस। समझने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, क्या सिर्फ ये अटेन कर लेना, हमें ये तो समझ में आ गया भाई कि हम सबसे पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गए, बिल्कुल सही। हमारे पास 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मोर देन 2/3 पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज ग्रुप, बल्ले बल्ले, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ इतना होना इज सफिशिएंट फॉर इंडिया टू एनकैश ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि जनसंख्या के लाभांश का भारत फायदा उठा सकता है सिर्फ इस पॉइंट पर या सिर्फ इस फैक्ट पर या सिर्फ इस तथ्य पर कि 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज ग्रुप? नो, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अब आ गया नीति आयोग का रेफरेंस, बहुत ध्यान से सुने और समझ ले। नीति आयोग भी बोलता है कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ग्रोथ है, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ग्रोथ को जज करने के 4 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है डिक्रीज इन द डिपेंडेंसी रेशो। भाई मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों के चारों वर्किंग हैं, तो डिपेंडेंसी रेशो तो अपने आप ही खत्म हो गया, सबके सब अर्न कर रहे हैं, कोई डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, हम सिर्फ अर्न कर रहे हैं, 3 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट माने या तो बच्चे होंगे या बुजुर्ग होंगे, तो जो मेरी कमाई है वो उनकी डिमांड को फुलफिल करने में भी तो जाएगी। अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं होगा तो उसको हम सेल्फ इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हम अपने फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी के लिए करें या स्किलिंग के लिए करें। तो एक रिक्वायरमेंट हमने श्योरली फुलफिल कर ली है, इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशो कम है और कम रहने वाला है। डेमोग्राफिक विंडोज के बारे में बात कर ली, लेकिन जो चीजें हमें जज करनी कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाभांश, ये फायदा नुकसान में ना बदले, इसको जिसको आप डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन कहते हैं, ये डेमोग्राफिक कर्स ना बन जाए, ये एक अभिशाप ना बन जाए, उसके लिए स्टार मार्क BCD की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सोर्सेज ऑफ ग्रोथ सिर्फ डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो से नहीं होती, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ होती है इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। I am in working age group and I am willing to work. So increase in labor force participation rate is increase in the proportion of the share of the population in working age group willing to work.
अब यहाँ विलिंग टू वर्क में फीमेल फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइंट पर इंक्लूड होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में आज तक भी बड़ा डोमिनेंट परव्यू पर जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप फीमेल हैं तो वर्किंग एज ग्रुप में होने के बावजूद भी आप वर्क नहीं करते, तो यहां पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात करी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, that is proportion of the population in working age group willing to work and finding one, मतलब मुझे gainful employment चाहिए यहाँ पर। I am looking in for gainful employment and this gainful employment के लिए हम सारा जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का आप मेंशन ले सकते हो उनको एसोसिएट कर सकते हो यहाँ पर। एंड इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, दिस एक्चुअली गोज विद स्किलिंग। आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट को तो ऐसे ही जज करेंगे ना कि हमने क्या अपने आप को इतना एफिशिएंट बना दिया इन द CIT सेगमेंट। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, आर यू सफिशिएंटली स्किल्ड इनफ टू मेक आउट मैक्सिमम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। यही तीन चीजें लगभग सारे इकोनॉमिक पॉलिसी का बेस होती है। मेरे लिए अभी बस इतना ही। Happy learning. Bye-bye.